everyone. Welcome to my channel Better Brain Institute. I am Sonia. Today we will read chapter number 3, Fiber to Fabric from class 7 Science NCERT book. तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, फाइबर मीन्स रेशे और टू फैब्रिक मीन्स हो गया कपड़ा। तो रेशे से कपड़ा बनाने तक की जो प्रक्रिया है, प्रोसेस है, वो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। In class 6 you have learned about some fibers obtained from plants. क्लास 6 में हमने पढ़ा है कि पौधों से कैसे फाइबर प्राप्त किया जाता है। You also learned that wool and silk fibers are obtained from animals. और हम सभी जानते हैं कि जो ऊन होती है और जो रेशम होती है, इसका रेशा जानवरों से प्राप्त किया जाता है। ऑब्टेन का मतलब होता है प्राप्त करना। वूल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फ्लीस ऑफ शीप और याक। जो वूल होती है वो शीप और याक के बालों से प्राप्त की जाती है। सिल्क फाइबर्स कम फ्रॉम कोकून ऑफ द सिल्क मोथ। और जो सिल्क फाइबर है, रेशम का धागा है, वो रेशम के कीड़े जो कि कोकून बनाते हैं उससे मिलता है। डू यू नो विच पार्ट ऑफ द शीप्स बॉडी यील्ड्स फाइबर? तो क्या आप जानते हैं कि जो भेड़ की शरीर का कौन सा भाग है जहां से कि हमें फाइबर मिलता है? Are you aware how these fibers are converted into the woolen yarn that we buy from the market to knit sweaters? और क्या आप ये जानते हैं कि जो फाइबर हमें मिलता है भेड़ों से, उसको ऊनी धागे के अंदर कैसे कन्वर्ट किया जाता है, जिससे कि हम बाजार में बुने हुए ऊन से बुने हुए स्वेटर खरीदते हैं। डू यू हैव एनी आइडिया हाउ सिल्क फाइबर्स आर मेड इनटू सिल्क? और क्या आपको आइडिया है कि जो सिल्क फाइबर से सिल्क कैसे बनाया जाता है? विच इज वुवन इनटू साड़ी, और जिससे कि सिल्क की साड़ियां बनाई जाती हैं। इन दिस चैप्टर we shall try to find answers to these questions. तो इस चैप्टर के अंदर हम कुछ इन्हीं सवालों के जवाब पाएंगे। आइए, एनिमल फाइबर्स जो कि है वूल एंड सिल्क। तो पहले हम पढ़ेंगे वूल। वूल कम्स फ्रॉम शीप, गोट, याक एंड सम अदर एनिमल्स। तो जो वूल है हमें शीप, गोट, याक और कुछ और दूसरे जानवरों से मिलती है। These wool yielding animals wear hair on their body. तो ये वूल, ये जो ऊन बनाने वाले जो जानवर हैं, इनके शरीर पर बाल होते हैं। डू यू नो वाई दीज एनिमल्स हैव अ थिक कोट ऑफ हेयर? तो क्या आप जानते हैं कि इनके शरीर पर जो बालों की इतनी घनी परत क्यों होती है? हेयर ट्रैप अ लॉट ऑफ एयर। तो बाल क्या करते हैं? बाल है जो वायु को, एयर को फंसा लेते हैं। एयर इज द पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। और एयर क्या करती है? जो ऊष्मा का पुअर कंडक्टर होती है, मतलब शरीर की ऊष्मा को बाहर नहीं जाने देती है। एज यू वुड लर्न इन चैप्टर 4, सो हेयर कीप दीज एनिमल्स वार्म। तो इन बालों की वजह से जो ये एनिमल्स हैं जिनके शरीर पर बड़े बड़े बाल होते हैं, इनका शरीर गर्म होता है। वूल इज डिराइव्ड फ्रॉम दीज हेयरी फाइबर्स। तो जो ऊन है वो इन्हीं हेयरी फाइबर से, इन्हीं बालों से बनाई जाती है। यहाँ एक एक्टिविटी दी हुई है, फील द हेयर ऑन योर बॉडी एंड आर्म्स एंड दोज ऑन योर हेड। कि जो आपके शरीर पर, आर्म्स पर और आपके सिर पर है, जो बालों को महसूस कीजिए। डू यू फाइंड एनी डिफरेंस? ठीक है, आपके बालों में कुछ डिफरेंस है। विच वन सीम्स कोअर्स एंड विच वन इज सॉफ्ट। कि कुछ बाल ऐसे होंगे जो कि थोड़े से मोटे होंगे और कुछ होंगे जो सॉफ्ट होंगे। Like us, the hair skin of the sheep has two types of fibers that form its fur. इसी तरीके से जो भेड़ होती है, उसकी जो हेयर स्किन होती है, बालों वाली स्किन होती है, उससे भी हमें दो तरीके का फाइबर मिलता है। एक होता है द कोअर्स बियर्ड हेयर, एक होता है मोटे रेशे वाले बाल, एंड द फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर, और दूसरे होते हैं कोमल मुलायम पतले बाल। हेयर क्लोज टू द स्किन, जो कि उसकी स्किन के पास में होते हैं। द फाइन हेयर प्रोवाइड द फाइबर्स फॉर मेकिंग वूल। अब ये जो नरम रेशे वाले बाल होते हैं, यही वूल बनाने का वूल बनाने के लिए काम में आते हैं। Some breeds of sheep possesses only fine under hair. अब जो शीप की कुछ प्रजातियां होती हैं, ब्रीड का मतलब हो गया कुछ प्रजाति, वो इसी तरीके की फाइन अंडर हेयर, नरम मुलायम बाल ही उन पर होते हैं। Their parents are specially chosen to give birth to sheep which have only soft under hair. तो उनके जो पेरेंट्स होता है, उनका चुनाव इन्हीं नरम मुलायम बालों वाली भेड़ों को जन्म देने के लिए किया जाता है। This process of selecting parents for obtaining special characters in their offspring, such as soft under hair in sheep, is termed selective breeding. तो इस तरीके से
कुछ विशेष कैरेक्टर वाली है ना भेड़ों को जन्म देने के लिए जब उनके पेरेंट्स का चयन किया जाता है, जैसे कि नरम मुलायम बालों वाली भेड़ों को जन्म देने के लिए उनके पेरेंट्स को चुना जाता है, जिससे वैसी ही भेड़ें जन्म लें जिनके अंदर कुछ स्पेशल क्वालिटीज होती हैं। तो इस तरीके की जो ब्रीडिंग होती है वो सिलेक्टिव ब्रीडिंग यानी चयनात्मक प्रजनन कहलाता है। एनिमल्स दैट यील्ड वूल, तो कौन से ऐसे जानवर हैं जो कि वूल देते हैं? सेवरल ब्रीड्स ऑफ शीप आर फाउंड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री, तो कई प्रजाति की भेड़ें ऐसी हैं जो कि हमारी कंट्री के अंदर कंट्री के अलग अलग हिस्सों में पाई जाती हैं। हाउ एवर द पीस ऑफ शीप इज नॉट द ओनली सोर्स ऑफ वूल, लेकिन फिर भी जो खाली भेड़े ही नहीं है जिनसे कि हमें वूल मिलती है, दो वूल कॉमनली अवेलेबल इन द मार्केट इज शीप वूल, फिर भी जो मार्केट में कॉमनली अवेलेबल रहती है जो वो शीप वूल ही होती है, मतलब भेड़ों के बालों से बनने वाली ऊन ही हमें मुख्यतया मिलती है। याक वूल इज कॉमनली इन तिब्बत एंड लद्दाख, तो याक होता है जिसके बालों से जो वूल बनाई जाती है ये मुख्यतः तिब्बत या लद्दाख में पाई जाती है। मोहेयर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम एंगोरा गोट्स, तो मोहेयर क्या है? एक नरम मुलायम ऊन होती है जो कि एंगोरा गोट्स से मिलती है। फाउंड इन हिली रीजन सच एज जम्मू एंड कश्मीर, और ये एंगोरा गोट्स कहाँ पाई जाती है? ये पहाड़ी जम्मू और कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्रों में मिलती है। वूल इज ऑल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम गोट हेयर, तो जो वूल है वो बकरी के बालों से भी मिलती है। द अंडर फर ऑफ कश्मीरी गॉट इज सॉफ्ट, तो जो कश्मीरी बकरियां होती हैं उसके जो स्किन के पास वाले बाल होते हैं वो नरम होते हैं। इट इज वुवन इनटू फाइन शॉल्स कॉल्ड पश्मीना शॉल, और ये जो इनके जो गोट्स है कश्मीरी गोट, इससे पश्मीना शॉल बनाए जाते हैं। तो ये तो हम सभी जानते हैं कि पश्मीना शॉल्स होते हैं जो बहुत महंगी शॉल्स में गिने जाते हैं, इससे बनने वाली वुलन होती है वो बहुत ही महंगी होती है। द फर ऑन द बॉडी ऑफ कैमल इज ऑल्सो यूज्ड एज वूल, अब जो ऊंट होते हैं उनके शरीर पर पाए जाने वाले बालों से भी ऊन बनाई जाती है, जैसे कि llama एंड alpaca फाउंड इन साउथ अफ्रीका ऑल्सो यील्ड वूल। अब जो llama alpaca जो कि साउथ अफ्रीका में पाई जाती है इनसे भी वूल हमें मिलती है। तो यहाँ कुछ एक्टिविटीज दी हुई है कि जिसमें कुछ ऐसे जानवरों के पिक्चर्स कलेक्ट करने हैं जिनके बालों से वूल बनाई जाती है और उन्हें एक स्क्रैप बुक में चिपकाने हैं, और फिर फाइंड आउट वर्ड्स फॉर शीप गोट कैमल एंड याक इन योर लोकल लैंग्वेज, और फिर हमारी लोकल लैंग्वेज में ये जो जानवर है इनको क्या बोला जाता है और दूसरे लैंग्वेजेस में दूसरे देशों की लैंग्वेजेस में भी इनको क्या बोला जाता है इसको पेस्ट करना है। फिर यहाँ एक और एक्टिविटी दी हुई है कि प्रोक्यूर आउटलाइन मैप्स ऑफ इंडिया, कि इंडिया का मैप खरीदिए एंड द वर्ल्ड और वर्ल्ड का। फाइंड आउट द मार्क द प्लेसेस ऑन द मैप वेयर यू फाइंड एनिमल्स दैट प्रोवाइड वूल, अब ऐसी जगह को मार्क करिए जहाँ पर कि हमें वूल प्रोवाइड करने वाले एनिमल्स मिलते हैं। यूज डिफरेंट कलर्स टू डिनोट द लोकेशन फॉर डिफरेंट वूल यील्डिंग एनिमल्स, तो रंग बिरंगे पेनों से अलग अलग ऊन देने वाले जानवरों की लोकेशन को पॉइंट कीजिए। तो यहाँ देखिए ये चित्र दिए हुए हैं, ये एंगोरा गोट ऐसी होती हैं, गोट है, ये कैमल, याक, ये llama, अल्पाका, ये कुछ ऐसे जानवर हैं जिनके बालों से ऊन बनाई जाती है। फ्रॉम फाइबर टू वूल, अब ये तो हो गया इन जानवरों से फाइबर मिलने का। अब फाइबर से वूल कैसे बनाई जाती है? फॉर ऑब्टेनिंग वूल, वूल बनाने के लिए शीप आर रेयर, रेयर का मतलब होता है पालन पोषण, भेड़ें हैं जो पाली जाती हैं। देयर हेयर इज कट एंड प्रोसेस्ड इनटू वूल, तो अब उनके बालों को क्या है काटा जाता है और फिर उससे वूल बनाई जाती है। लेट अस लर्न अबाउट दिस प्रोसेस, तो अब हम इसकी प्रोसेस के बारे में पढ़ते हैं। तो फर्स्ट होता है रेयरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ शीप, मतलब कि भेड़ों को पालना और उनका प्रजनन। इफ यू ट्रेवल टू द हिल्स इन जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, अरुणाचल प्रदेश एंड सिक्किम, or the plains of Haryana, Punjab, Rajasthan and Gujarat, you can see shepherds taking their herds of sheep for breeding. तो अगर हम हिली एरियाज में जाते हैं जैसे हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, अरुणाचल प्रदेश, या हम प्लेन्स में जाते हैं जैसे कि हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, तो हम सभी ने
चरवाहों को भेड़ों के झुंड को चराते हुए देखा होगा। शीप आर हर्बीवोर्स एंड प्रेफर ग्रास एंड लीव्स। तो शीप्स होती हैं वो हर्बीवोर्स होती हैं। तो हर्बीवोर्स क्या है? जो सिर्फ प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं, मतलब वो पेड़ों की पौधों की पत्तियां वगैरह खाते हैं। तो शीप्स होती है हर्बीवोर्स होती हैं और वो घास और पत्तियां खाना ही पसंद करती हैं। अपार्ट फ्रॉम ग्रेजिंग शीप रेयरर्स आल्सो फीड देम ऑन अ मिक्सचर ऑफ पल्सेस कॉर्न ज्वार ऑयल केक्स एंड मिनरल्स। अब वो भेड़ों को चराने के अलावा जो चरवाहे होते हैं वो उन्हें दाल के, ज्वार के, मक्का के, ऑयल के इनको भी मिक्स करके उनको खिलाते हैं। इन विंटर सर्दियों में शीप आर केप्ट इंडोर्स एंड फेड ऑन लीव्स, ग्रेन एंड ड्राई फोडर्स। तो सर्दियों में क्या करा जाता है? शीप्स को है जो अंदर ही रखा जाता है और इनको पत्तियां, अनाज और सूखा चारा खिलाया जाता है। शीप आर रेयर्ड इन मेनी पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री फॉर वूल। तो जो भेड़ों का पालन पोषण है हमारे देश के कई हिस्सों में ऊन प्राप्त करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ एक टेबल दी हुई है जिसमें शीप्स की कई प्रजातियां दी हुई हैं जो कि हमारे देश के हिस्सों में वूल प्राप्त करने के लिए पाली जाती हैं। तो ये 3.1 यहाँ पर एक टेबल है जिसमें नेम ऑफ ब्रीड है, जिसमें फर्स्ट आ गया लोही, जो कि गुड क्वालिटी वॉल जिससे हमें ऑब्टेन होती है और ये राजस्थान और पंजाब में मिलती है। सेकंड हो गया रामपुर बुशैर, जिससे ब्राउन फिश मिलती है और ये यूपी और एचपी में मिलती है, हिमाचल प्रदेश में। फिर हो गया नाली, कारपेट वूल बनाने में काम आती है। बाकरवाल, ये वुलन शॉल्स बनाने में काम आती है और जम्मू कश्मीर में मिलती है। मारवाड़ी क्वार्ट्ज वूल, मतलब जो खुरदुरे ऊन मिलती है जिससे कंबल वगैरह बनाए जाते हैं, ये गुजरात में मिलती है। और पाटनवाड़ी, ये होजरी वूल बनाने के काम आती है जो कि गुजरात में मिलती है। तो इस तरीके के इस टेबल से रिलेटेड क्वेश्चंस मुख्यतया एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कि कौन सी शीप ब्रीड है जो क्या बनाने के काम में आती है। जैसे कि कारपेट वूल कौन सी शीप ब्रीड से बनाई जाती है? तो हमारा होगा आंसर नाली। The quality and texture of the fibers obtained from them is also indicated in the table. Certain breeds of sheep have thick coat of hair on their body, which yields good quality wool in large quantity. तो कुछ sheep की breeds ऐसी होती हैं जिनके जो शरीर पर होते हैं बालों की मोटी परत होती है, जिससे कि अच्छी क्वालिटी की वूल बड़ी क्वांटिटी में हमें मिलती है। As mentioned earlier, these sheep are selectively bred, with one parent being a sheep of good breed. तो जो कि पहले ही बताया हुआ है कि इस तरीके की जो भेड़े हैं वो सिलेक्टिवली ब्रेड होते हैं, मतलब कि उनके पेरेंट्स को इस तरीके की खूबी प्राप्त करने के लिए चुना जाता है। Once the rare sheep have developed a thick growth of hair is shaved off for getting wool. अब जब एक बार भेड़ के शरीर पर खूब घने बाल आ जाते हैं तो उन बालों को काट लिया जाता है ताकि वूल प्राप्त की जा सके। Processing fibers into wool. The wool which is used for knitting sweaters or for weaving shawls is the finished product of a long process. अब जिस ऊन से स्वेटर्स बुने जाते हैं या शॉल्स बुने जाते हैं वो फाइनल प्रोडक्ट होता है शीप के बालों का, और जिसकी की एक लंबी प्रक्रिया होती है विच इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेप्स। तो इस प्रोसेस को मतलब फाइबर से लेके फैब्रिक प्राप्त करने में एक लंबा प्रोसेस काम करता है। और उस प्रोसेस में कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं? तो स्टेप 1 है द फ्लीस ऑफ द शीप अलोंग विद द थिन लेयर ऑफ स्किन इज रिमूव्ड फ्रॉम इट्स बॉडी। कि जो शीप के बाल हैं वो शीप की एक पतली परत के साथ हटा लिए जाते हैं उसके शरीर पर से। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड शेयरिंग। तो ये प्रोसेस क्या कहलाती है? शेयरिंग कहलाती है। मशीन्स सिमिलर टू दोज यूज्ड बाय बार्बर्स आर यूज्ड टू शेव ऑफ हेयर। तो इस प्रोसेस को करने के लिए जो मशीन काम में ली जाती है वो उसी तरीके की होती है जैसे कि बार्बर्स बालों को काटने के लिए लेते हैं। यूजुअली हेयर आर रिमूव्ड ड्यूरिंग द हॉट वेदर। अब जो बाल होते हैं वो अधिकतर गर्मियों में हटाए जाते हैं। दिस एनेबल्स शीप टू सर्वाइव विदाउट देयर प्रोटेक्टिव कोट ऑफ हेयर। तो इसकी वजह से क्या होता है, गर्मियों में जो शीप है वो अपनी ये जो बालों के प्रोटेक्टिव कोट सर्दी से बचने के लिए होता है, इसको हटाने से क्या होता है वो गर्मियों में सर्वाइव कर पाती है। द हेयर प्रोवाइड वुलन फाइबर्स। तो जो बाल शेव कर दिए जाते हैं वो वुलन फाइबर बनाते हैं। Woolen fibers are then processed
टू ऑब्टेन वुलन यार्न। अब वुलन फाइबर को बाद में प्रोसेस करके उससे ऊनी धागा बनाया जाता है। शेयरिंग डज नॉट हर्ट द शीप just as it does not hurt when you get a haircut or your father shave his beard। तो शेयरिंग करने से क्या होता है, तो शिप को कोई नुकसान नहीं पहुंचता है। ये ठीक उसी तरीके से होता है जैसे कि जो हमारे पापा वगैरह होते हैं, जो जेंट्स होते हैं, वो अपनी दाढ़ी शेव करते हैं। डू यू नो व्हाई? तो क्या आप जानते हो ऐसा क्यों होता है? कि द अपरमोस्ट लेयर ऑफ द स्किन इज डेड। तो जिस डेड के साथ भेड़ के बालों को काटा जाता है वो उसकी सबसे ऊपरी स्किन होती है और जो कि ऑलमोस्ट डेड होती है। ऑल्सो द हेयर ऑफ शीप ग्रो अगेन जस्ट एज योर हेयर डज। और उसी तरीके से जो शीप के बाल काटे जाते हैं वो उसी तरीके से दोबारा उग जाते हैं जैसे कि हमारे बाल उग जाते हैं। तो शेयरिंग के प्रोसेस में भेड़ों को कोई नुकसान नहीं पहुंचता है। फिर आता है स्टेप 2, द शेयर्ड स्किन विद हेयर इज थ्रूली वॉश्ड इन टैंक्स टू रिमूव ग्रीस डस्ट एंड डस्ट। अब जो शेयर्ड स्किन है, जो काटे हुए बाल होते हैं उसकी स्किन के साथ, उसको एक टैंक के अंदर उसकी ग्रीस डस्ट और धूल मिट्टी हटाने के लिए उसको धो लिया जाता है। दिस इज कॉल्ड स्कोरिंग। तो ये प्रोसेस क्या कहलाई? स्कोरिंग कहलाई। तो पहले हुई शेयरिंग, फिर होती है स्कोरिंग। नाउअडेज स्कोरिंग इज डन बाय मशीन। तो आजकल जो स्कोरिंग का प्रोसेस है वो मशीनों के द्वारा किया जाता है। फिर आता है स्टेप 3, आफ्टर स्कोरिंग सॉर्टिंग इज डन। अब जब स्कोरिंग हो गई, उसके बालों को अच्छे से क्लीन कर लिया, फिर सॉर्टिंग करा जाता है। तो सॉर्टिंग में क्या होता है? द हेयर स्किन इज सेंट टू अ फैक्ट्री where hair of different textures are separated or sorted। तो जब स्कोरिंग कर लेते हैं, उसको साफ सुथरा कर लेते हैं, तो फिर जो हेयर स्किन होती है उसको एक फैक्ट्री में भेज दिया जाता है जहाँ पर उसके टेक्सचर्स के हिसाब से उसको अलग अलग हिस्सों में कर लिया जाता है। जैसे नरम बाल होते हैं उनको अलग कर लेते हैं, मोटे बाल होते हैं उनको अलग कर लेते हैं। तो ये प्रोसेस क्या कहलाती है? ये प्रोसेस कहलाती है सॉर्टिंग। तो फर्स्ट हो गई शेयरिंग, स्कोरिंग और फिर हो गई सॉर्टिंग। फिर आता है फोर्थ स्टेप, द स्मॉल फ्लफी फाइबर्स। छोटे छोटे जो कुछ फूले हुए से फाइबर होते हैं कॉल्ड बर्ड्स। ये क्या कहलाते हैं? बर्ड्स कहलाते हैं। आर पिक्ड आउट फ्रॉम द हेयर। उनको क्या होता है? बालों पर से हटा दिया जाता है। दीज आर द सेम बर्ड्स विच समटाइम्स अपीयर ऑन योर स्वेटर। तो ये उसी तरीके के बर्ड होते हैं जो कि हमारे कई बार स्वेटर्स पर दिखाई देने लग जाते हैं, जिन्हें हम हिंदी में रोए बोलते हैं। तो इस तरीके के रोए को उस पर से हटा लिए जाते हैं फाइबर पर से। द फाइबर्स आर स्कोर्ड अगेन एंड ड्राई। अब क्या होता है? जब इनको सॉर्टिंग हो गई और फिर उसके ऊपर से बर्ड्स वगैरह सब हटा लिया, फिर इसको वापस स्कोरिंग की जाती है। तो स्कोरिंग किया, उनको वॉश किया जाता है और फिर उनको सुखा लिया जाता है। दिस इज द वूल रेडी टू बी ड्रॉन इनटू फाइबर्स। अब ये हमें रेडी वूल मिल जाती है, तैयार वूल मिल जाती है जिससे कि फाइबर बनाया जाता है। फाइबर मतलब धागे। फिर स्टेप 5 में आता है द फाइबर्स कैन बी डाइड इन वेरियस कलर्स। अब ये जो फाइबर हमें मिलता है इसको कई तरीके के रंगों में रंग लिया जाता है। एज द नेचुरल पीस ऑफ शीप एंड गोट इज ब्लैक, ब्राउन और व्हाइट। क्योंकि जो भेड़ की हो या बकरी की हो, उसके जो नेचुरल बाल होते हैं वो मुख्यतः ब्लैक, ब्राउन और व्हाइट रंग के ही होते हैं। फिर आती है स्टेप 6, द फाइबर्स आर स्ट्रेटन। अब जो फाइबर होता है उसको सीधा कर लिया जाता है, कॉम्ब कर लिया जाता है, रोल्ड इनटू यार्न। और उसको रोल कर लिया जाता है यार्न बना के, मतलब उसकी ऊन की जो है गट्टियां बना ली जाती हैं। द लॉन्गर फाइबर्स आर मेड इनटू वूल फॉर स्वेटर्स एंड द शॉर्टर फाइबर्स आर स्पन एंड वोवन इनटू वुलन क्लोथ्स। तो जो लंबे फाइबर होते हैं उससे तो क्या होता है? स्वेटर्स के लिए वूल बना ली जाती है। और जब छोटे छोटे फाइबर बच जाते हैं उनको काट लिया जाता है और फिर उससे क्या करते हैं? वुलन क्लोथ्स बुन लिए जाते हैं। तो यहाँ पर ये प्रोसेस दिया हुआ है वूल टू फाइबर का, शेयरिंग का। ऐसे ये भेड़ के बाल काट लिए जाते हैं। फिर स्कोरिंग इन टैंक्स, फिर उसे ना टैंक्स में धो लिया जाता है ताकि उसकी ग्रीस, डस्ट, डर्ट हट सके। फिर स्कोरिंग की जाती है और फिर ये इसको सुखा लिया जाता है। फिर ये रोलिंग इनटू यार्न और फिर उसकी सोर्टिंग करके उसको वापस स्कोरिंग करते हैं और फिर उसको यार्न से रोल कर लेते हैं। तो फर्स्ट the process of fiber into wool can be represented as follows: first shearing, scoring, sorting, फिर cleaning of birds, rolling and dyeing। अब यहाँ दिया हुआ एक बॉक्स में ऑक्यूपेशनल हेजर्ड।
मतलब अगर इसको कोई ऑक्यूपेशन की तरीके से अपनाता है तो उसमें क्या क्या जोखिम हो सकते हैं। वूल इंडस्ट्री इज एन इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ livelihood for many people in our country। जो वूल इंडस्ट्रीज है वो हमारे देश के अंदर काफी लोगों को रोजगार देती है, इसलिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोजगार का साधन है। बट sorters job is risky as sometimes they get infected by a bacterium insects। लेकिन क्या होता है कई बार जो sorters होते हैं वो सॉर्टर्स की जॉब होती है वो बहुत रिस्की होती है, क्योंकि जो बालों को सॉर्ट करने पर क्या होता है उनके अंदर जो एक बैक्टीरिया होता है जिसे एंथ्रेक्स नाम की बीमारी हो जाती है, उससे वो इन्फेक्टेड हो जाते हैं, विच कॉजेज ऑफ फेटल ऑफ ब्लड डिजीज कॉल्ड सॉर्टर्स डिजीज। तो उससे उन्हें एक डिजीज हो जाती है जो कि सॉर्टर डिजीज के नाम से जानी जाती है। सच रिस्क फेस्ड बाय वर्कर्स इन एनी इंडस्ट्री आर कॉल्ड ऑक्यूपेशनल हैजर्ड्स। तो कुछ ऐसे रिस्क होते हैं जो उस इंडस्ट्री में काम करने वाले लोगों को हमेशा बने रहते हैं। तो इस तरीके के जो रिस्क होते हैं वो ऑक्यूपेशनल हैजर्ड्स कहलाते हैं, मतलब व्यवसायिक जोखिम। फिर यहाँ पर एक एक्टिविटी दी हुई है कि डिबेट अमंगस्ट योर क्लासमेट्स वेयर इट इज फेयर ऑन द पार्ट ऑफ ह्यूमंस टू रेयर शीप एंड देन चॉप ऑफ देयर हेयर ऑफ फॉर गेटिंग। और यहाँ पर एक डिबेट करने के लिए बोला हुआ है क्लास में कि भाई क्या ये सही है कि शीप के बालों शीप को इसलिए पाला जाता है ताकि उसके बालों को काट कर उससे वूल प्राप्त की जा सके। फिर आता है सेकंड फाइबर जो कि हमें एनिमल से मिलता है, वो है सिल्क। तो सिल्क फाइबर्स आर आल्सो एनिमल फाइबर। सिल्क का जो रेशम का जो धागा है वो भी जानवर से प्राप्त होने वाला ही फाइबर है। सिल्क वॉर्म स्पिन द सिल्क फाइबर। रेशम के जो कीट होते हैं वो सिल्क फाइबर को बनाते हैं। द रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क इज कॉल्ड सेरीकल्चर। तो सिल्क प्राप्त करने के लिए सिल्क वॉर्म को पालना ये सेरीकल्चर कहलाते हैं, मतलब रेशम के कीटों का पालन। फाइंड आउट फ्रॉम योर मदर एंड ग्रैंडमदर द काइंड ऑफ सिल्क साड़ीज दे हैव। लिस्ट द काइंड्स ऑफ सिल्क। तो सिल्क होता है वो काफी वैरायटी का होता है, तो ये अगर हम अपने घर में अपनी घर की औरतों से पूछें तो बता सकती है अपनी सिल्क की, उनके पास जो सिल्क की साड़ी की वैरायटी है वो आपको वो दिखा सकती है। Before we discuss the process of obtaining silk, it is necessary to know the interesting life story of the silk moth। तो सिल्क वॉर्म से कैसे प्राप्त किया जाता है, इससे पहले ये जरूरी है कि किस तरीके से जो सिल्क मोथ की लाइफ स्टोरी होती है वो बताई जाए। तो लाइफ स्टोरी ऑफ सिल्क मोथ। तो सिल्क मोथ क्या, जो कि सिल्क फाइबर बनाता है। तो सिल्क मोथ क्या है, द फीमेल सिल्क मोथ लेज एग्स। जो फीमेल सिल्क रेशम का जो कीड़ा होता है वो अंडे देता है, फ्रॉम विच हैच लार्वा विच आर कॉल्ड कैटरपिलर्स और सिल्कवॉर्म। तो उससे जो लार्वा निकलता है वो कैटरपिलर और सिल्कवॉर्म कहलाते हैं। दे ग्रो इन साइज एंड व्हेन द कैटरपिलर इज रेडी टू एंटर द नेक्स्ट स्टेज ऑफ इट्स लाइफ हिस्ट्री कॉल्ड प्यूपा। तो जब ये जो कैटरपिलर्स होते हैं ये साइज में बड़े हो जाते हैं और कैटरपिलर इतना रेडी हो जाता है तो वो अपने जीवन चरण के अगले स्टेज में एंटर कर जाता है जो कि प्यूपा कहलाता है। तो एग से पहले लार्वा निकला जो कि कैटरपिलर कहलाया, और कैटरपिलर की नेक्स्ट स्टेज हुई प्यूपा। इट फर्स्ट वीव्स अ नेट टू होल्ड इटसेल्फ। तो ये क्या करता है, कैटरपिलर से प्यूपा में कन्वर्ट होने के लिए एक छोटा सा जाल बुनता है जिस पर कि अपने आप को अटका सके। देन इट स्विंग्स इट्स हेड फ्रॉम साइड टू साइड इन द फॉर्म ऑफ द फिगर ऑफ 8। फिर क्या करता है कि ये अपने सिर को 8 नंबर की डायरेक्शन में, मतलब कि इस तरीके से 8 नंबर की डायरेक्शन के अंदर वो अपने आप को घुमाता रहता है ड्यूरिंग दीज मूवमेंट्स ऑफ द हेड। अब क्योंकि उसका जो 8 नंबर की डायरेक्शन में उसका सिर जो घूमता रहता है तो उससे क्या होता है, द कैटरपिलर सेक्रेट्स फाइबर मेड ऑफ अ प्रोटीन। तो ये जो कैटरपिलर होता है ये एक प्रोटीन का स्त्राव करता है जो कि फाइबर बनाने के काम आते हैं, विच हार्डन्स ऑन एक्सपोजर टू एयर एंड बिकम सिल्क फाइबर। तो जो कैटरपिलर जिस प्रोटीन का स्त्राव करता है ये क्या होता है, हवा के कांटेक्ट में आने पर हार्ड हो जाती है जिससे कि सिल्क फाइबर बनाया जाता है। Soon the caterpillar completely covers itself by silk fibers and turns into pupa। और जल्दी क्या होता है कि जो कैटरपिलर होता है वो अपने आप को सिल्क फाइबर से पूरी तरीके से कवर कर लेता है और फिर वो प्यूपा में
चेंज हो जाता है. दिस कवरिंग इज नोन एज कोकून. तो ये जो सिल्क फाइबर की जो प्रोटीन से उसने अपने आप के चारों तरफ 8 नंबर में घूमते हुए जो कवरिंग बनाई हुई होती है, ये कोकून कहलाती है. The further development of the pupa into moth continues inside the cocoon. अब इसी कोकून के अंदर जो है प्यूपा से मोथ बनने की प्रक्रिया उसकी चलती रहती है. सिल्क फाइबर्स आर यूज्ड फॉर वीविंग सिल्क क्लॉथ. तो सिल्क फाइबर सिल्क के कपड़े बनाने के काम में आते हैं. कैन यू इमेजिन दैट द सॉफ्ट सिल्क yarn is as strong as a comparable thread of steel. तो सिल्क सॉफ्ट सिल्क का जो धागा होता है वो भी उतना ही मजबूत होता है जितना कि स्टील का धागा होता है. The silk yarn is obtained from the cocoon of the silk. तो सिल्क यार्न यानी सिल्क का रेशम का जो धागा होता है वो कोकून से मिलता है जो कि सिल्क मोथ के द्वारा बनाया हुआ होता है. There is a variety of silk moths which look very different from one another and the silk yarn they yield is different in texture. तो सिल्क मोथ की वैरायटी होती है वो बहुत डिफरेंट होती है. ये दिखने में भी बहुत अलग अलग लगते हैं एक दूसरे से. और इसी तरीके से इनके द्वारा बुना हुआ जो यार्न होता है, जो रेशम होता है, वो भी अपने टेक्सचर में जैसे कि उसके स्मूथनेस को लेके, शाइनीनेस को लेके, उसके फाइननेस को लेकर अलग अलग होता है. दस सिल्क, मूगा सिल्क, कोसा सिल्क एक्सेट्रा. जैसे कि दस सिल्क, मूगा सिल्क या कुछ सिल्क के नाम दिए हुए अलग अलग सिल्क मोथ से बनते हैं. are obtained from cocoons spun by different types of moth. ये कुछ सिल्क के नाम है जो कि अलग अलग तरीके के मोथ होते हैं, वो अलग अलग तरीके के कोकून को बुनकर बनाते हैं. The most common silk moth is the mulberry silk moth. अब जो मोस्ट कॉमनली सिल्क मोथ होता है, रेशम का कीड़ा होता है, वो कौन सा होता है? वो मलबेरी सिल्क मोथ होता है. मतलब शहतूती रेशम का कीड़ा होता है जो शहतूत के पेड़ पर लगता है. The silk fiber from the cocoon of this moth is soft, lustrous and elastic and can be dyed in beautiful colors. तो जो मलबेरी सिल्क मोथ होता है, ये जो सिल्क फाइबर बनाता है, ये क्या होता है? ये बहुत नरम होता है, चमकीला होता है, बड़ा ही लोचदार होता है, जिसे कि अलग अलग रंगों में आसानी से कलर किया जा सकता है. सेरिकल्चर और कल्चर ऑफ सिल्कवॉर्म्स इज अ वेरी ओल्ड ऑक्यूपेशन इन इंडिया. सेरिकल्चर है रेशम के कीड़ों को जो पालने की प्रक्रिया है, वो भारत के अंदर बहुत पुरानी है. इंडिया प्रोड्यूसेस प्लेंटी ऑफ सिल्क ऑन अ कमर्शियल स्केल. जो इंडिया है वो कमर्शियल स्केल पर भी काफी बड़ी मात्रा में सिल्क का उत्पादन करती है. अब यहाँ एक एक्टिविटी दी हुई है कि कुछ अलग अलग सिल्क के कपड़ों की वैरायटी को कलेक्ट कीजिए और उन्हें स्क्रैप बुक पर आप चिपका दीजिए. ये जो अलग अलग वैरायटी के सिल्क क्लोथ्स हैं वो आप अपने पास के टेलर शॉप से भी कलेक्ट कर सकते हैं. अब अपनी जो घर में है मदर, आंट, टीचर, इन सब की टीम में से किसी की मदद लीजिए तो वो आपको अलग अलग सिल्क के बारे में बताएंगी. कौन सा मलबेरी सिल्क है, टसर सिल्क है और एल सिल्क है, मूगा सिल्क है. अब इनके जो टेक्सचर को है उसको महसूस कीजिए और कि किस तरीके से ये आपस में एक दूसरे से अलग होते हैं. तो ये आपको अलग अलग डिफरेंट वैरायटी के जो सिल्क क्लोथ्स होता है, सिल्क फाइबर होता है, उसको पहचानने में मदद करेंगे. फिर यहाँ एक एक्टिविटी दी हुई है 3.6 कि टेक एन आर्टिफिशियल और सिंथेटिक मीन मैनमेड सिल्क थ्रेड एंड अ प्योर सिल्क थ्रेड, बर्न दीज थ्रेड्स केयरफुली. और इन दोनों को जला दीजिए. डिड यू नोटिस एनी डिफरेंस इन द स्मेल व्हाइल बर्निंग? तो जब हम इनको जलाते हैं तो क्या होता है, सिंथेटिक जो मैनमेड आर्टिफिशियल सिल्क होता है उसमें से प्लास्टिक की सी बदबू आती है, जबकि सिल्क थ्रेड में ऐसा कुछ नहीं होता है. फिर यह एक और एक्टिविटी दी हुई है कि कट आउट पिक्चर्स ऑफ द स्टेज ऑफ द लाइफ हिस्ट्री ऑफ द सिल्क मोथ. सिल्क मोथ है जो रेशम का कीड़ा है, इसकी लाइफ हिस्ट्री के अलग अलग स्टेज को आप अलग अलग लाइफ स्टेज की जो पिक्चर्स है उनको कट आउट करके अपनी स्क्रैप बुक में लगाइए. अब यहाँ एक बॉक्स में दिया हुआ है, इन इंडिया वुमेन आर सिग्निफिकेंटली इन्वॉल्व इन वेरियस काइंड्स ऑफ इंडस्ट्रीज रिलेटेड ऑफ सिल्क प्रोडक्शन. कि भारत के अंदर जो मुख्यतः औरतें हैं जो अलग सिल्क प्रोडक्शन की अलग अलग इंडस्ट्रीज में अलग अलग तरीके से इन्वॉल्व हुई हैं. These are rearing of silkworms, reeling of silk from cocoons and processing of raw silk into fibers. तो ये किस तरीके से कि चाहे तो वो रेशम के कीटों का पालन हो, चाहे तो कोकून से
सिल्क इकट्ठा करना हो, और चाहे तो वो रॉ सिल्क को फैब्रिक में चेंज करने की प्रक्रिया से जुड़े हुए काम से। बाय देयर एंटरप्राइजेज दे कंट्रीब्यूट टू द नेशंस इकोनॉमी। तो इस तरीके से वो अलग अलग क्षेत्रों से जुड़कर भारत की जो इकोनॉमी में है अपना योगदान देती हैं। चाइना लीड्स द वर्ल्ड इन सिल्क प्रोडक्शन। पूरे वर्ल्ड में जो चाइना है वो सिल्क प्रोडक्शन में सबसे अग्रणी है। इंडिया ऑल्सो रैंक्स अमंग द लीडिंग सिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्रीज। और जो भारत है उसका भी सिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्रीज में अग्रणीय योगदान ही है, मतलब ये भी कई देशों से आगे है। फ्रॉम कोकून टू सिल्क। अब कोकून बना लिया तो कोकून से सिल्क कैसे? फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क मोथ्स आर रेयर एंड देयर कोकून्स आर कलेक्टेड टू गेट सिल्क थ्रेड। तो सिल्क प्राप्त करने के लिए क्या होता है कि मोथ्स को पाला जाता है और फिर उनके कोकून्स को सिल्क थ्रेड बनाने के लिए इकट्ठा कर लिया जाता है। तो रेयरिंग सिल्कवॉर्म्स। A female silk moth lays hundreds of eggs at a time। कि जो फीमेल सिल्क मोथ होती है वो क्या करती है, एक ही बार में कई सौ संख्या में अंडे देते हैं। The eggs are stored carefully on strips of cloth or paper and sold to silkworm farmers। तो अब ये जो अंडे होते हैं उनको क्या होता है, बहुत ही सावधानी से किसी पेपर या कपड़े की स्ट्रिप पर इकट्ठा कर लिया जाता है और उनको सिल्कवर्म फार्मर्स को बेच दिया जाता है। The farmers keep eggs under hygienic conditions and under suitable conditions of temperature and humidity। तो जो ये किसान होते हैं रेशम के कीट बनाने वाले, ये अंडों को क्या होता है बहुत ही एक हाइजीनिक कंडीशन में और उनको जितना टेम्परेचर सूटेबल होता है उस कंडीशन के अंदर उनको रख देते हैं। द एग्स आर वार्म टू अ सूटेबल टेम्परेचर फॉर द लार्वा टू हैच फ्रॉम एग्स। अब जो एग्स है उनको जब सूटेबल टेम्परेचर मिलता है, इतनी गर्मी मिलती है, तो उससे क्या होता है लार्वा निकल जाता है। दिस इज डन व्हेन मलबेरी ट्रीज बेयर अ फ्रेश क्रॉप ऑफ लीव्स। अब ये ऐसा कब होता है, जबकि जो मलबेरी ट्री होता है, जो शहतूत का पेड़ होता है, वो उसके ऊपर नई नई पत्तियां आ रही होती हैं। द लार्वा कॉल्ड कैटरपिलर्स और सिल्कवॉर्म। तो जो लार्वा होता है वो कैटरपिलर या सिल्कवॉर्म कहलाता है। ईट डे एंड नाइट एंड इंक्रीज इनर्मसली इनसाइड। तो ये क्या होता है, दिन रात खाता रहता है, तो इसका जो साइज होता है वो अच्छी खासी मात्रा में बढ़ जाता है। The larvae are kept in clean bamboo tray along with freshly chopped mulberry leaves। अब जो लार्वा निकला होता है, जो सिल्कवॉर्म निकला हुआ होता है, उसको एक क्लीन बैम्बू ट्रे में फ्रेशली चॉप्ड शहतूत की पत्तियों के साथ को रख दिया जाता है। आफ्टर 25 to 30 days द कैटरपिलर स्टॉप ईटिंग। अब 25 दिन तक क्या होता है, ये कैटरपिलर लगातार खाता रहता है। 25 दिन के बाद ये खाना 25-30 दिन के बाद ये खाना छोड़ देता है एंड मूव टू अ टिनी चैम्बर ऑफ बैम्बू इन द ट्रे टू स्पिन कोकून्स। तो फिर क्या होता है कि जो बैम्बू ट्रे के अंदर जो एक चैम्बर छोटा सा बनाया हुआ होता है, वहां पर ये कोकून को स्पिन करने के लिए चले जाता है। स्मॉल बैग्स और ट्विक्स मे बी प्रोवाइडेड इन द ट्रे टू विच कोकून्स गेट अटैच्ड। तो वहां पर क्या होता है, छोटी छोटी टहनियां भी इस बैम्बू ट्रे के अंदर रखी जाती हैं ताकि जो कोकून है वो उससे अपने आप को अटैच कर सके। द कैटरपिलर और सिल्क वॉर्म स्पिन्स द कोकून इनसाइड विच डेवलप्स द सिल्क मोथ। अब जो ये कैटरपिलर्स होते हैं वो क्या होता है, कोकून को बुनते रहते हैं और जिसके अंदर जो सिल्क मोथ होता है उसका विकास होता रहता है। प्रोसेसिंग सिल्क। A pile of cocoon is used for obtaining silk fibers। तो कोकून जो ढेरों की संख्या में, हजारों की संख्या में जो कोकून्स बनते हैं, कैटरपिलर जो कोकून्स बनाते हैं उसको इकट्ठा कर लिया जाता है जिससे कि सिल्क फाइबर मिलता है। द कोकून्स आर केप्ट अंडर द सन और बॉइल्ड और एक्सपोज्ड टू स्टीम। तो ये कोकून्स होते हैं उनको क्या होता है, या तो सन धूप में रख दिया जाता है या फिर उनको बॉइल कर लिया जाता है या स्टीम कर लिया जाता है। द सिल्क फाइबर्स सेपरेट आउट। तो इससे क्या होता है, सिल्क फाइबर होता है जो अलग हो जाता है। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट थ्रेड्स फ्रॉम द कोकून फॉर यूज एज सिल्क इज कॉल्ड वीविंग द सिल्क। तो कोकून से धागा बनाने के लिए या जो सिल्क थ्रेड बनाने के लिए जो प्रोसेस यूज की जाती है, जिससे कि जो कोकून से सिल्क थ्रेड अलग हो जाता है, वो रीलिंग द सिल्क कहलाती है। रीलिंग इज डन इन स्पेशल मशीन्स। अब जो रीलिंग होती है वो स्पेशल मशीन्स के द्वारा की जाती है। रीलिंग इज डन इन विच अनविंड द थ्रेड और फाइबर्स ऑफ सिल्क
फ्रॉम द कोकून, जो कि क्या होता है कि रीलिंग द सिल्क से क्या होता है कि जो थ्रेड जो फाइबर हमें कोकून से मिलता है उससे उसे एक गट्टी के अंदर जैसे कि पूरा हील कर दिया जाता है। सिल्क फाइबर्स आर देन स्पन इनटू सिल्क थ्रेड, और फिर सिल्क इन सिल्क के धागों से, इन रेशम के धागों से जो रेशम के कपड़े बुन लिए जाते हैं विच आर वोवन इनटू सिल्क क्लोथ बाय वीवर्स, और फिर उससे जो है वीवर्स होते हैं सिल्क के क्लोथ बनाते हैं। तो दोस्तों यहाँ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है, फाइबर टू फैब्रिक। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपस में एक दूसरे से जुड़ सकें, और जब भी मैं नेक्स्ट कुछ चैप्टर्स पर मैं अपने वीडियोस अपलोड करूँगी तो उनके नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।